नमस्ते दोस्तों। 7 मई 2025 जब इंडियन फाइटर जेट्स पाकिस्तान के टेररिस्ट हाइडआउट्स पर एयर स्ट्राइक कर रहे थे, उसी दौरान साइबर स्पेस में भी एक हिडन वॉर शुरू हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि साइबर स्पेस क्या है। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो साइबर स्पेस एक वर्चुअल दुनिया है जहाँ पे वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस, वेब सर्वर्स और बाकी डिजिटल डेटा रहता है। तो मान लीजिए आप जब भी किसी को ईमेल भेजते हो या किसी को व्हाट्सएप पर मैसेज करते हो या किसी को ऑनलाइन पेमेंट करते हो, तो ये सारी चीजें साइबर स्पेस का हिस्सा होती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी हैकर्स ने इंडिया के खिलाफ एक साइबर वॉर शुरू कर दिया था, जिसके कारण साइबर स्पेस में टेंशन बढ़ने लगा था। पाकिस्तानी हैकर्स ने भारत की कई वेबसाइट्स को डिफेस करने का ट्राई किया, काफी वेबसाइट्स को स्लो डाउन करने की कोशिश की गई और मिस इन्फॉर्मेशन के जरिए भारत के डिजिटल इकोसिस्टम में एक डर और पैनिक का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। ये सिर्फ कोई रिटेलिएशन नहीं था, बल्कि फुल स्केल साइबर वॉर था, प्लान, टारगेटेड और लेयर्ड। तो चलिए जानते हैं इस डिजिटल वॉर में क्या हुआ, जहां एक कीबोर्ड भी वेपन बन चुका था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस इंटेंस हो रहे थे, उसी तरह साइबर स्पेस में भी सिचुएशन तेजी से इंटेंसिफाई हो रही थी। पाकिस्तान के साइबर इकोसिस्टम में एक नोटिसेबल स्पाइक देखा गया। इंडियन इंटेलिजेंस के रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान के साइबर यूनिट्स एक्टिवेट कर दिए गए थे और वो सिस्टमेटिकली इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्कैन और प्रोब कर रहे थे। प्रोब का मतलब है किसी भी टारगेट को स्कैन करने के बाद उसको डिटेल में एनालाइज करना, जिससे उसके वीकनेस का पता लगाया जा सके और उसको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। स्कैनिंग और प्रोबिंग के बाद शुरू होता है टेक्निकल असॉल्ट, डीडोस अटैक्स। 7 मई 2025 की शाम से कई इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स को डीडोस अटैक से टारगेट किया गया। डीडोस यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ये एक ऐसा साइबर अटैक है जिसमें अटैकर एक वेबसाइट या वेब सर्वर पर हजारों लाखों रिक्वेस्ट भेजता है, जिसके कारण वो सर्वर ओवरलोड हो जाता है और वो या तो स्लो हो जाता है या तो वो क्रैश हो जाता है, जिसके कारण जेन्युइन पब्लिक उसको एक्सेस नहीं कर पाती। इन अटैक्स के कारण इंडियन वेबसाइट्स क्रैश हो गई थी और कुछ इतनी स्लो हो गई थी कि नॉर्मल इंडियन पब्लिक के लिए उसे एक्सेस करना नामुमकिन हो गया था। इसके कुछ ही घंटों बाद एक नया फ्रंट खुला सोशल मीडिया का। पाकिस्तानी ट्रोल फार्म्स, मिलिट्री से जुड़े न्यूज नेटवर्क्स और बॉट अकाउंट्स ने एक कोऑर्डिनेटेड डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन शुरू किया। उनका गोल क्लियर था, नैरेटिव कंट्रोल करना, इंडियन एयर स्ट्राइक्स को एक सिविलियन अटैक के रूप में प्रोजेक्ट करना, जिसकी वजह से ग्लोबल सिंपैथी शिफ्ट हो जाए। ये कोई रैंडम साइबर अटैक्स नहीं थे, ये एक लेयर्ड स्ट्रेटेजी थी जिसमें पाकिस्तानी साइबर आर्मी 3 फ्रंट पे काम कर रही थी: डिस्ट्रैक्शन, डिसरप्शन और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। डिस्ट्रैक्शन यानी मीडिया और पब्लिक का ध्यान एयर स्ट्राइक से हटाना। डिसरप्शन यानी स्टेट वेबसाइट्स जैसे एसेंशियल सर्विसेज को स्लो डाउन करके पब्लिक के अंदर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करना। और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जब पब्लिक की एसेंशियल सर्विसेज डिसरप्ट हो जाती है तो उनमें एक पैनिक और डर का माहौल क्रिएट हो जाता है। पाकिस्तानी हैकर ग्रुप्स ने इंडिया पर लगभग 1.5 मिलियन साइबर अटैक्स लॉन्च किए, लेकिन इंटरेस्टिंगली सिर्फ 150 अटैक्स ही एक्चुअल डैमेज पहुंचा पाए। बाकी 90% अटैक्स या तो फेल हो गए या तो सुपरफिशियल थे। ये एक क्लियर साइन था कि इंडिया का साइबर डिफेंस सिस्टम अलर्ट मोड पे था और इफेक्टिवली काम कर रहा था। पाकिस्तानी हैकर ग्रुप्स ने एक के बाद एक बड़े दावे किए, जिसमें फिक्शन और रियलिटी में फर्क समझना मुश्किल हो गया था। 8 मई 2025 को एक हैकर ग्रुप टीम इजराइल ने ये क्लेम किया कि उन्होंने इंडियन इलेक्शन कमीशन का डेटा ब्रीच किया है और 10 लाख लोगों का डेटा लीक कर दिया है। लेकिन जब साइबर एक्सपर्ट्स ने इन क्लेम्स का एनालिसिस किया तो पता चला कि ये 2023 का पुराना डेटा था, जिसको नया दिखाने की कोशिश की गई थी। एक और हैकर ग्रुप काल EGY 319, इनका क्लेम था कि इन्होंने 40 मेडिकल और एजुकेशनल वेबसाइट्स हैक कर ली थी। लेकिन जब इनके क्लेम्स का वेरिफिकेशन हुआ तो पता चला कि इनकी कई हुई वेबसाइट्स ना तो हैक हुई थी, ना तो उन्हें डिफेस किया गया था और वो एकदम प्रॉपर फंक्शनिंग थी। 2 और हैकर ग्रुप्स सिलहेट गैंग SG और डायनेट, इनके क्लेम के अनुसार इन्होंने 247 GB का डेटा ब्रीच किया था, बट ये भी एक फॉल्स क्लेम था। जो प्रूफ इन्होंने दिया था वो 1.5 GB का पब्लिकली अवेलेबल कंटेंट था, जिसमें कोई भी डेटा एक्सक्लूसिव या सेंसिटिव नहीं था। टेक्नीसेंट के एक रिपोर्ट्स के हिसाब से 22 अप्रैल से 8 मई के बीच लगभग 200 साइबर इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए। इनमें से लगभग 55.5% डॉस अटैक्स थे, 35.5% वेबसाइट डिफेसमेंट्स और 7.5% डेटा ब्रीचेस। बाकी कुछ केसेस में अटैक टाइप अनक्लियर था या मिक्स नेचर का था। सेक्राइट के डिटेल्ड रिपोर्ट्स के अनुसार
पाकिस्तानी हैकर्स ने इंडिया के कुछ सेक्टर्स पर फोकस्ड और टारगेटेड अटैक्स किए। सबसे पहला निशाना बना डिफेंस और मिलिट्री सेक्टर। 25% अटैक्स इसी पर फोकस थे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, जिन्होंने 20% अटैक्स फेस किए। टेलीकॉम सेक्टर पर 15% साइबर अटैक्स रिपोर्ट हुए। फाइनेंस और हेल्थ केयर दोनों सेक्टर्स पर लगभग 10% अटैक्स किए गए। एजुकेशन सेक्टर पर भी 10% अटैक्स हुए। स्टेट गवर्नमेंट पोर्टल्स ने भी 5% अटैक्स फेस किए और मीडिया एंड न्यूज वेबसाइट्स पर भी 5% कोऑर्डिनेटेड अटैक्स रिपोर्ट हुए। ये डेटा क्लियर दिखाता है कि अटैकर्स का निशाना कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर नहीं था, बल्कि इंडिया के पूरे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसरप्ट करने की पूरी प्लानिंग थी। अब बात करते हैं उन साइबर ग्रुप्स की जो इस डिजिटल वॉर में सबसे ज्यादा एक्टिव थे। एक तरह से ये आर्मी ऑफ हैकर्स थी, जिसमें मल्टीपल देशों के स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स शामिल थे। ये साइबर ग्रुप्स थे इस्लामिक हैकर आर्मी इराक, टीम इजराइल, एंजल ऑफ डेथ पैलेस्टाइन, सिलहेट गैंग एसजी और डायनेट बांग्लादेश, और सबसे ज्यादा एक्टिव APT 36 पाकिस्तान साइबर फोर्स, टीम इनसेन पीके, इंडो हैक सेक, साइबर ग्रुप होक्स 1337 और नेशनल साइबर क्रू। ये सब पाकिस्तानी बेस्ड या पाकिस्तानी एलिड ग्रुप्स थे। मिस्टीरियस बांग्लादेश भी पूरे कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क का हिस्सा था। इन सभी ग्रुप्स ने क्लेम किया कि इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा ब्रीच किया है और कई वेबसाइट्स को डिफेस भी किया है। लेकिन जब बाकी हैकर ग्रुप सुपरफिशियल डैमेज और ब्लफ करने में लगे थे, तब एक ग्रुप था जो एक्चुअल हैक और डैमेज करने पर लगा था, APT 36। ये ग्रुप ट्रांसपेरेंट ट्राइब के नाम से भी जाना जाता है और इसका मेन टारगेट था इंडियन डिफेंस और मिलिट्री एसेट्स। ये एक पाकिस्तानी बैक साइबर एस्पियोनेज ग्रुप है जो स्पेसिफिकली इंडियन डिफेंस और मिलिट्री को टारगेट करता है। इनके हैकिंग वेपन्स कुछ इस प्रकार थे। क्रिम्सन रेड, एक पावरफुल रिमोट एक्सेस ट्रोजन जो सीक्रेटली किसी भी सिस्टम का फुल कंट्रोल ले सकता है। कैप्रा रेड, ये एक एंड्रॉइड मालवेयर है जो स्पेसिफिकली इंडियन सोल्जर्स के फोन्स को टारगेट किया गया था। APT 36 ने फेक आर्मी वेबसाइट्स और क्लोन गवर्नमेंट पोर्टल्स भी बनाए, जिसमें फिशिंग डॉक्यूमेंट्स डाल के लोगों से उनका डेटा चुराने की कोशिश की गई थी। एक तरफ पाकिस्तानी हैकर ग्रुप्स इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे थे, उसी और दूसरी तरफ मिस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ रहा था। डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स का मकसद सिंपल था, लोगों को कंफ्यूज करना, दुनिया के सामने सिंपैथी लेना और लोगों के अंदर एक डर और पैनिक का माहौल क्रिएट करना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी ट्रोल फार्म्स ने सोशल मीडिया पर एक एक्टिव प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू किया। ट्रोल फार्म्स यानी ऐसे ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स जो फेक प्रोफाइल्स और बॉट्स के जरिए सोशल मीडिया पर अफवाहें और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। इन लोगों ने टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर ऐसे नैरेटिव्स चलाए जो पूरी तरह से झूठ और मिस इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड थे। सोशल मीडिया पर एक वायरल इमेज में क्लेम किया गया कि पाकिस्तान ने एक इंडियन राफेल जेट को शूट डाउन किया है, लेकिन PIB फैक्ट चेक ने क्लैरिफाई किया ये इमेज 2021 में मोगा पंजाब में हुए एक MiG-21 क्रैश की थी और इसका करंट इवेंट से कोई संबंध नहीं था। एक और वायरल वीडियो सर्कुलेट हो रहा था जिसमें यह दिखाया गया कि इंडियन आर्मी के सोल्जर्स व्हाइट फ्लैग लेकर डेड बॉडीज उठा रहे थे। लोगों ने यह दावा किया कि यह वीडियो LOC का है, जहां इंडियन आर्मी अपने शहीद जवानों की बॉडी वापस ले जा रहे हैं। लेकिन जब इस वीडियो का रिवर्स सर्च किया गया तो पता लगा कि यह वीडियो 2019 का पुराना वीडियो है, जब पाकिस्तान आर्मी ने इंडिया पर अनप्रोवोक फायरिंग की थी, जिसका रेस्पॉन्स देते हुए इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के 2 सोल्जर्स मार गिराए थे, जिनकी डेड बॉडीज पाकिस्तानी आर्मी व्हाइट फ्लैग दिखाकर फिर से ले जा रही थी। BBC के रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोशल मीडिया पर मिसलीडिंग पोस्ट्स मिलियंस ऑफ व्यूज गेन कर रहे थे। ये सारी मिस इन्फॉर्मेशन और झूठी खबरों के कारण पब्लिक में एक पैनिक और कम्युनल टेंशन का माहौल क्रिएट हो चुका था। जब पाकिस्तानी बेस्ड हैकर ग्रुप्स और मिस इन्फॉर्मेशन नेटवर्क्स इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे थे, तब इंडिया भी पैसिव नहीं था। इंडिया की साइबर डिफेंस एजेंसीज जैसे सर्टिन और बाकी बॉडीज ने रियल टाइम मॉनिटरिंग शुरू कर दी थी। अटैक पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए गए, सारे क्रिटिकल सेक्टर्स को एडवाइजरी इशू की गई और सेक्टर स्पेसिफिक अलर्ट्स के जरिए डैमेज को मिनिमाइज किया गया। ये एक स्ट्रक्चर्ड साइबर डिफेंस मैकेनिज्म था जिसमें डिटेक्शन, प्रिवेंशन और रेस्पॉन्स तीनों पे पैरेलली काम हो रहा था। पावर ग्रिड्स, मेट्रो सिस्टम्स, ट्रांसपोर्ट और हेल्थ केयर नेटवर्क्स पर तुरंत सिक्योरिटी ऑडिट्स शुरू किए गए। इंडिया ने अपनी साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और भी कदम उठाए। 22 मई 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने
साइबर मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन किया। यह 24/7 कंट्रोल रूम है जो न्यू दिल्ली में बेस्ड था। इसका मिशन है साइबर एस्पिनाज, साइबर टेररिज्म और नए टेक्नोलॉजीज के मिसयूज जैसे थ्रेट्स का रियल टाइम रेस्पॉन्स देना। साइमैक एक सेंट्रल हब के तौर पर काम करता है जिसमें MHA, सर्टिन, NCIPC, DOT, NIC और I4C जैसे मेजर एजेंसीज मिलकर इंस्टेंट कोऑर्डिनेशन और एक्शन ले सकते हैं। महाराष्ट्र साइबर सेल ने भी नए साइबर थ्रेट्स का सामना करने के लिए एडवांस टेक्निक्स अपनाई, जैसे हनीपॉट्स और बिहेवियर एनालिटिक्स। इन डेकॉय सर्वर्स की हेल्प से साइबर क्रिमिनल्स के टैक्टिक्स समझने का मौका मिला। गुजरात ने भी साइबर अटैक्स के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग मूव लिया। 9 मई 2025 को एक सर्कुलर के तहत स्टेट गवर्नमेंट ने सभी एम्प्लॉयज के लिए 2FA मैंडेटरी बना दी। उन्होंने स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स यूज करना, सस्पिशियस लिंक्स और QR कोड से बचना और पर्सनल ऐप से ऑफिशियल ईमेल्स ना जोड़ने की सलाह दी। साथ ही अनवेरिफाइड या पॉलिटिकली सेंसिटिव कंटेंट शेयर करने से भी मना किया गया ताकि गवर्नमेंट की न्यूट्रलिटी बनी रहे। इन सभी एफर्ट्स ने मिलकर एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल शील्ड तैयार की जिसने इंडिया को इस साइबर वॉर के दौरान एक स्ट्रॉन्ग और प्रिपेयर्ड नेशन के रूप में एस्टेब्लिश किया। लेकिन इस साइबर वॉर का इम्पैक्ट भी इंडिया को कहीं ना कहीं हुआ था। डिफेंस PSUs जैसे यंत्र इंडिया लिमिटेड, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट लिमिटेड और आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड ने सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से अपनी वेबसाइट्स टेम्पररीली ऑफलाइन कर दी थी। और सिर्फ डिफेंस रिलेटेड वेबसाइट्स ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट्स भी इस साइबर वॉर का शिकार बनी, जो नॉर्मल पब्लिक से डायरेक्टली जुड़ी हुई थी। जैसे कि मध्य प्रदेश की BJP की ऑफिशियल वेबसाइट हैक हुई थी। स्क्रीन पर लिखा आया, "You have been hacked by PFA साइबर फोर्स"। साथ ही मेंशन था ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस। एक और इंसिडेंट हुआ था जहां गुजरात के एंटी टेरर स्क्वाड ने 18 साल के जसीम शाहनवाज अंसारी को नडियाद से अरेस्ट किया। इल्जाम था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने 50+ सरकारी वेबसाइट्स पर साइबर अटैक्स किए थे। एंटी टेरर स्क्वाड के मुताबिक अंसारी और उसके एसोसिएट्स ने टेलीग्राम ग्रुप एनॉनसेक के थ्रू DDoS अटैक्स किए जिसमें उन्होंने एंटी इंडिया मैसेजेस भी पोस्ट किए थे। ये सब इंसिडेंट्स बताते हैं कि साइबर वॉर सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है बल्कि ये देश की सुरक्षा और आम आदमी के भरोसे को भी चैलेंज करता है। आइए अब देखते हैं कि इस डिजिटल युद्ध से हमें क्या सबक मिलता है और आगे के लिए हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। आज के ज़माने में टैंक्स और मिसाइल्स के साथ साथ साइबर फायरवॉल्स भी हमारी सुरक्षा का एक अहम हिस्सा बन चुका है। इसलिए अब हमें साइबर डिफेंस सिस्टम को उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जितनी हम अपनी ट्रेडिशनल डिफेंस सिस्टम को देते हैं। इसका मतलब है रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स, एडवांस AI बेस्ड थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम्स और डेडिकेटेड डिफेंस साइबर यूनिट्स जो प्रोएक्टिव अटैक्स को रोक सके। फेक हेडलाइंस और कम्युनल प्रोवोकिंग कंटेंट अब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का वेपन बन चुका है। इसलिए हमें चाहिए वेरीफाइड फैक्ट चेकिंग नेटवर्क्स, हर स्कूल और कॉलेज में डिजिटल लिटरेसी कैंपेन्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्ट्रॉन्गर मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क्स। आखिर में हर एक इंडियन सिटीजन की एक साइबर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर हम बेसिक साइबर हाइजीन फॉलो करें, जैसे सस्पिशियस लिंक्स पर क्लिक ना करना, किसी को भी OTP या पासवर्ड शेयर ना करना और हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना, तो हम अपने डिजिटल इंडिया को काफी हद तक सिक्योर रख सकते हैं। इस साइबर वॉर से इंडिया ने काफी कुछ सीखा है, पर अब भी हर एक सिटीजन का अलर्ट रहना जरूरी है क्योंकि डिजिटल रक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ सरकार की नहीं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करिए और हमारे चैनल द डिजिटल रक्षक को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, अवेयर रहिए। जय हिंद।